अगला टॉपिक है, इसके हर एक जब टॉपिक को रख जाना, क्योंकि यहाँ से देखोगे पूर्वावलोकन उठा के तो कोई भी टॉपिक नहीं है जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मंगोल आक्रमण, कई बार तो यही पूछा गया है कि सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण किस शासक के काल में हुआ था, तो यही अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। मंगोल आक्रमण, इसके शासनकाल में 6 मंगोल आक्रमण हुआ था। 6 बार मंगोलों का आक्रमण, 6 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था। पहला मंगोलों का आक्रमण कादर खां के नेतृत्व में हुआ। प्रथम मंगोलों का नेता था कादर खां। हाँ, सल्तनत काल में नहीं, पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, क्योंकि मंगोल मेडिवल हिस्ट्री के ही प्रोडक्ट है। उसके पहले भारत की तरफ मूव नहीं कर रहे थे, ये चीन में ही उलझे हुए थे। चीन की दीवार किसके डर से बनाई गई? इन्हीं सब के डर से। वहां के शासक देखे कि दरअसल इतने बर्बर लोग थे, इतना इनके पास अभाव था कि ये कहीं पर भी युद्ध करते थे तो दिमाग में ये बना के चलते थे कि अगर जीत गए तो लूटेंगे और हमारा आगे का जीवन सही हो जाएगा, और अगर जो बहुत होगा तो हारेंगे। तो उन्होंने जी जान को लगा के आक्रमण करते थे। और जब इस कंडीशन में कोई भी सिपाही डरता है तो उसकी जीत की जो पॉसिबिलिटी होती है लगभग 99% होती है। अगर जो बहुत बड़ी शक्ति के खिलाफ आक्रमण नहीं किए हैं तो चीन के उत्तर पश्चिमी जो सीमा है वहीं से आक्रमण होता था, और वहाँ के शासक मिल के क्या किए कि इनको रोकने के लिए दीवार नहीं बना दी। उसी को कहते हैं चीन की दीवार, जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। हालांकि अब तो ढह रही है। तो इसका नेता था कादर खान। 1298 ईस्वी में 1298 विफल कर दिया गया। मंगोल भारत को जीतने में सफल नहीं हो पाया। इस बार इनका उद्देश्य सिर्फ वही था पहले वाला, या अपने साम्राज्य बढ़ता? हाँ, इस समय मंगोलों का उद्देश्य जो दिल्ली जीतना हो गया था, इसके पहले का जो उद्देश्य था वह लूटपाट करके वापस जाने वाला उद्देश्य था। लेकिन इस बार क्योंकि मंगोल चंगेज खान का एक वंशज था दावा खान। दावा खान अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों को जीत के अपना साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था, और दावा खान का उद्देश्य ये था कि हम भारत को जीतेंगे। जब तक दावा खान जिंदा था 1306 ईस्वी तक, तब तक जितने मंगोल आक्रमण हुए तो उसके पीछे का उद्देश्य यही था, लूटपाट नहीं बल्कि दिल्ली को जीतो। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा मध्यकाल का शासक था जो पहले के नीतियों की तरह, पहले के शासकों की तरह से रक्षात्मक नीति नहीं अपनाया, रक्त एवं युद्ध की नीति को अपनाया मंगोलों के साथ, और मंगोलों को दिल्ली तक पहुंचने ही नहीं दिया कभी। चलिए, विफल हो गया पहला आक्रमण। दूसरा क्या है? ये पहला आक्रमण था जिसका नेता कादर खां था। दूसरा आक्रमण हुआ 1299 ईस्वी में। इसका नेता था सलदी। इस आक्रमण का जो हुआ था नेता वो था सलदी। ये हुआ था 1299 ईस्वी में। जफर खान
क्या नहीं, बस ये आक्रमण पूछ लेता है कि किसका आक्रमण कब हुआ था। वैसे आप तक यही पूछा गया है। मोटा मोटी मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण किस सुल्तान के काल में हुआ था, और तारगी का आक्रमण पूछा है। और ये भी पूछा गया है कि किस मंगोलों की नीति किस सुल्तान के काल में बदल गई, और लूटपाट नहीं बल्कि जीता। देखो, जो पूछा जाने वाला है और जो पूछा जा चुका वो हमसे नहीं बचेगा। और टाइम रहता तो डीप में पढ़ाते, इसमें इंटरेस्ट तो है ही डीप में जाने से। नहीं, बस यही। जफर खान इसको डिफेंड किया था, इस आक्रमण का सामना जफर खान। जफर खान तो ये अलाउद्दीन खान है ना? हाँ, तो इस साइड का सल्दी था मंगोल। मंगोलों का नेता कौन है? सल्दी। और जफर खान जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है। अब क्लियर हुआ भाई? दोनों तरफ से लड़ने वाला चाहिए ना, उधर से वो सेना लेके आ रहा है। इसी को कहा जाता है कि वो मंगोल के घोड़े। हाँ, यही सल्दी है। सल्दी को पकड़कर बंदी बनाया। मंगोल नेता सल्दी को पकड़ बंदी बनाकर दिल्ली लाया और इसका अलाउद्दीन हत्या करवा दिया। जफर खान का जो आक्रमण इतना तीव्र था मंगोलों पे कि मंगोलों के घोड़ा पानी पीने से डरने लगे। मंगोलों में एक कहावत चल गई, अगर जो घोड़े पानी नहीं पीते थे या फिर चारा नहीं खाते थे तो मंगोल कहते थे, क्या तुम जफर खान को देख लिए हो क्या? इस जफर खान को अलाउद्दीन खिलजी मरवा दिया। राजपूत का बाद में कन्वर्ट होके और ये हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, इस तरह का मिलता नहीं। देखे हो कहीं तो हो सकता होगा, कन्वर्ट होके हो गया। तो जफर खान इसमें डिफेंड किया और जफर खान के इसी पराक्रम से अलाउद्दीन को भय हो गया कि हो सकता है कि जफर खान सल्तनत का तख्ता पलट दे। सल्दी को, जो मंगोल नेता था, इसको बंदी बना के लाया गया दिल्ली और अलाउद्दीन इसको मृत्युदंड दे दिया। मंगोलों का तीसरा आक्रमण। तीसरा 1299 जब सल्दी का विद्रोह विफल हुआ, उसको मृत्युदंड दे दिया गया, तो 1299 में ही कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ। कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। इस बार मंगोल लूट मार करने के लिए नहीं बल्कि दिल्ली को जीतने के उद्देश्य से आए थे। पहला दूसरा में तो अभी चल रहा था कि चलो अभी वापस चले जा रहे थे हार के, लेकिन इस बार का उद्देश्य था क्योंकि कुतलुक ख्वाजा 2 लाख सिपाहियों के साथ आया था। यह आक्रमण दिल्ली पर अधिकार करने के उद्देश्य से हुआ था। इसके पहले का लूटपाट था, लेकिन इस बार जो कुतलुक ख्वाजा आया, क्योंकि सल्दी को मृत्युदंड दिया जा चुका था, तो कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल आए, तो इनका उद्देश्य था दिल्ली पे अधिकार करना।
तो इस बार ये 2 लाख अश्वारोहियों के साथ आया था। अश्वारोही घुड़सवार पैदल चलाने नहीं, मंगोलों की एक यही विशेषता थी कि पैदल सेना बस नौकर से आकर के उसकी होती थी, वो सेवा हुआ करने वाले। जो मेन लड़ाके उसके होते थे वो केवल घुड़सवार होते थे, हाथी का भी प्रयोग नहीं करते थे, केवल घोड़े का। तो मध्यकाल में घुड़सवार का मतलब कि हवाई जहाज। मध्यकाल में जिसकी घुड़सवार सेना सर्वाधिक है, वे मान के चलो कि उसकी एयरफोर्स मौजूद है। इसीलिए तो हार भी जा रहे थे। छलावा युग में महाजनपद काल के लिए तो हस्ती सेना अच्छी थी, क्योंकि उस समय जो टेक्नोलॉजी अभी युद्ध में उतना नहीं आया था। ये वो दौर है जहाँ पे अब टैंक तोप का भी जो आविष्कार हो चुका है। ऐसे में बताओ, हाथी है, उसके बगल में अगर जो ये गोला गिर गया डराया जा सकता तो सनक के पीछे भागे। और सिकंदर के विजय के पीछे सबसे जो प्रबल कारण था, जो जीत गया वो, तो उसमें यही था कि सिकंदर देखा कि अग्रिम पंक्ति में पोरू जो हाथियों की सेना खड़ा किया, अपनी सेना को आदेश दिया, पैदल सेना को, कि तुम लोग जो है बैठ के जाके इन सब का पैर काटो, हाथियों का। अब हाथी कहते पिछला एक पैर कट गया तो हाथी आगे बढ़ेगी, वो सीधे पीछे दौड़ती थी और उसके बाद पोरू की अपनी ही सेना को रौदना शुरू। जब हाथी का एक पैर कट गया तो दर्द के मारे आगे बढ़ेगी थोड़ा। इसके बाद क्या हुआ, युद्ध उस समय हुआ बारिश के जस्ट बाद, जैसे इस समय का दौर झेलम नदी किनारे हो रहा था और हाथी लेके खड़े हैं। जब हाथियों से जब आक्रमण किए तो वहां भूमि दलदल हो गई, हाथियों का पैर धंसने लगा और घोड़ों का भी पैर धंस रहा था, लेकिन वो घोड़े जो टाप के निकल जा रहे थे। तो कई कारण थे, टेक्निकल भाग तो था उस समय, जिसके नाते पोरू जैसा एक साहसी योद्धा सिकंदर के सामने प्रथम दृष्टया पराजित हो गया। प्रथम दृष्टया इसलिए कि आगे चल के सबसे अधिक अपना जीता हुआ साम्राज्य सिकंदर पोरू को ही दे के गया था। चलिए, 2 लाख अश्वारोहियों के साथ कुतलुक ख्वाजा आक्रमण किया। इस आक्रमण को भी असफल करने वाला जो सेनापति था जफर खान था। ये शुरुआती के 3 आक्रमणों को जो असफल किया तो जफर खान किया। यही कारण है कि मंगोलों में कहावत बन गई कि क्या तुमने जफर खान को देख लिया है। ठीक है, ओके। तो भारत से हानि किया भारत का कौन एकदम किया। मंगोलों को रोक के देखो, निरपेक्ष भाव से जब इनको बारे में सोचोगे ना, अंग्रेजों के बारे में या तुर्कों के बारे में, तो निरपेक्ष होके, सापेक्ष होके नहीं, तो लगेगा कि आज का जो भारत है वर्तमान में जो दिख रहा है, इस भारत को बनाने में इन सबका जो है अहम रोल है। क्या मूल्य चुकाना पड़ा? 65 ट्रिलियन से क्या पॉपुलेशन? तो अंग्रेजों को दोष दे सकते हो ना, इनको दोष, क्योंकि ये 1 रुपया बाहर नहीं भेजे, ये 1 रुपया बाहर भेजे नहीं। ये बताओ, अंग्रेजों के ठीक है कि आर्थिक शोषण किए हो, धन की निकासी भारत से हुई, लेकिन यह भी तो देखो
कुछ चीजों को जो आधुनिकता का जो पीलर कहे जाते हैं वो अभी तक अंग्रेजों ने अपने यहाँ स्थापित किया। इतने विशाल स्तर पे जो दुनिया के शायद तीसरे स्थान पे जो नेटवर्क है रेलवे का भारत का, क्या जिस समय वो स्थापित किए उस समय हमारे पास 562 रियासतें थी और कुछ रियासतों को अंग्रेज जीत कर अपने विलीन कर लिए थे। तो यदि अंग्रेज नहीं होते तो हो सकता है भारत में रियासतों की संख्या लगभग 1000 से ऊपर होती। रेलवे जैसे नेटवर्क का विकास हम कर पाते। और अंग्रेज नहीं होते तो क्या यूनाइट इंडिया जो आपकी दिख रही है दिखता? वो हम लोगों को परेशान किए तभी तो हम लोग आगे बढ़े। वही बात टॉर्चर की है तभी तो उससे हम सीख लेके आगे बढ़े। सीख के आगे बढ़े। नहीं, मूल्य कैसे आप कह सकते हैं कि जिस समय आपके पास ट्रिलियन से तुलना करो कितना ट्रिलियन हमारा राजस्व था और जब हम आजाद हुए अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुए तो हमारे पास जो उतना बहुत कम हो गया था। तो क्या उस समय जो भारत की शक्तियां होती तो क्या उसको बरकरार रख पाती? जो भूखंड 1000 भागों में बटा रहता है तो उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे राजस्व का सृजन इसकी अपेक्षा तेज होता? आज जो तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हो मुगलों के समय का राजस्व है। अब मुगल अफगानिस्तान तक शासन कर रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे देश का हिस्सा है, उस राजस्व से तुलना कर रहे हैं। हाँ, उस राजस्व से तुलना कीजिए ना जब अंग्रेज आए उसके जस्ट पहले जब भारत विविध भागों में बटा हुआ था, लड़ रहा था, उसके बाद से अंग्रेजों के दौर को देखिए जो लगभग कितने वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया भारत में? लगभग 200 वर्ष। 200 वर्ष में जो रियासतें थी ये छोटे छोटे होके 1000 से ऊपर हुई होती। और जब एक भूखंड में 1000 शासक होते तो आप विकास की कल्पना कैसे कर सकते हैं? हाँ, वो तो पूरे भारतीय इतिहास का यही ग्राफ बनता है। जब देखो होता क्या है ना, कोई भी देश यदि वो समृद्ध है तो उसको बचाने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि P = P, प्रॉस्पेरिटी = पावर। यदि इन दोनों का समीकरण बना हुआ है तब मान के चलिए कि कोई आक्रमण नहीं करेगा। और जब भारत में ऐसा रहा है, जब मौर्य थे, महान मौर्यों का दौर, किसी की हिम्मत नहीं थी भारत की सीमा घुस जाए। मौर्यों में डिसेंट्रलाइजेशन की कंडीशन आई, कमजोर शासक आ गए, मौर्योत्तर का आक्रमणों का भरमार हो गया, सब कुषाण हूण ऐसी विदेशी जातियां आ गई भारत में, आई कि नहीं? फिर सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ गुप्तों के नेतृत्व में हुआ, और गुप्तों के नेतृत्व में सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ तो फिर भारत एक शक्ति बना और गोल्डन बर्ड कहलाने लगा, सोने की चिड़िया। लेकिन 2-3 पीढ़ी के बाद गुप्त भी डिसेंट्रलाइज हो गए। कुछ दिन तक थामे रखा हर्षवर्धन कुछ देर तक थामे रखा। डिसेंट्रलाइजेशन इस रूप में आया कि राजपूत काल आ गया और भारत अनेक वंशों के नेतृत्व में शासित होने लगा, अनेक राज्य बन गए। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन तो केंद्रीय सेना का अभाव, केंद्रीय सेना जब नहीं रहेगी तो कोई भी आक्रांता उस समृद्ध देश को जीतेगा ही, क्योंकि सबकी आंखें टिकी हुई हैं। ये कहाँ के लोग हैं? सेंट्रल एशिया के, जहाँ बारिश का अभाव है, प्यासी जमीन है, कुछ होता नहीं है, पशुओं की विविधता भी कम है। भारत में क्या है?
आखेटक जात के लिए पशु भी पर्याप्त है, खरगोश, बिल्ली, लोमड़ी, कुत्ता सब कुछ है, बकरा बकरी जो मर्जी उठाओ आखेटक के लिए। फूड सिक्योरिटी, धान गेहूं जौ की खेती हम सिंधु घाटी सभ्यता से कर रहे हैं। पहनने के लिए कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता में कर रहे हैं। पहली सभ्यता जो कपास की खेती की वो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो जो हमारे सबसे प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता जो नगर का रूप धारण कर चुकी थी, वहां पे ही हम लोग सभ्य हो चुके थे। तो उस देश पे निगाह इन बर्बर लोगों का रहेगा कि नहीं, जिनके पास फूड सिक्योरिटी ही नहीं। 3 नारा जो दिया जाता है, भोजन, कपड़ा, मकान, उसमें भी पहले कौन आ रहा है? भोजन। ये नहीं कि बहुत ही स्मार्ट कपड़ा के बारे में सोच ही नहीं पाओगे यदि पेट में कुछ नहीं, यदि पेट भरा नहीं है तो भगवान का भजन भी नहीं होता है। तो फूड सिक्योरिटी भारत में शुरू से ही, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी फूड है ही नहीं, सिक्योरिटी तो बहुत दूर की बात है। हिंद महासागर एक बहुत एरिया में भारत के किनारे है और उस महासागर को रत्नगर्भा कहा गया है, रत्नाकर कहा गया है, जो रत्नों को आकार देता है। इसका मतलब कि जो महंगे रत्न है वो भी भारत के पास है, सोने की खान हमारे पास है। खाने के लिए हर एक अनाज हो रहा है, तो ऐसे देश में क्यों नहीं गिद्ध निगाह लगाए रहेंगे जिनके पास कुछ नहीं है। इसलिए ताक में रहते थे कि कब भारत कमजोर हो। जब यहाँ शक्तिहीन हुआ, भारत डिसेंट्रलाइज हुआ, तब तक विदेशी आक्रमण भारत में हुए और सफल हुए। लेकिन जब सेंट्रलाइज हुआ तो कोई भी भारत की तरफ ताकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गुप्तों के काल में आके फिर मजबूत हुआ, आगे चलकर राजपूत काल आ गया। राजपूत काल में सबसे बड़ी दिक्कत कि आपस में ही लड़ रहे हैं। वही देवरिया वाला चाह रहा है कि हम अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेकर बनिया, बनारस वाला चाह रहा है गाजीपुर को ले लें। ऐसी कंडीशन में जब एक का रियासत छीना जाएगा तो कहीं ना कहीं विभीषण बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं विभीषण? तो विभीषण बन गए। जयचंद पहुंच गया कहा मोहम्मद गोरी से सहायता मांगने के लिए, तुर्क आ गए। तुर्कों की शक्ति जब क्षीण हुई तो मुगल आ गए। ये सब सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, सब के सब मध्य एशिया से आ रहे हैं। मध्य एशिया का भूगोल उठा के देखोगे तो मध्य एशिया में कुछ पैदावार होता नहीं। अगर जो अरेबियन कंट्री में तेल नहीं निकला होता ना, ऊँट पे चढ़ते खजूर खाते और ऊँट मारते तो ऊँट को खाते। यही तो इसलिए कि ये आया तो क्या होता, ये नहीं, इतिहास में जो होगा वही होता। चलिए अगला कौन है? तार्गी का विद्रोह, तार्गी का आक्रमण, मंगोल आक्रमण है तार्गी। 1303 1303 तार्गी का आक्रमण। तार्गी यह भी मंगोल नेता 6 बार आक्रमण किए हैं सब मंगोल, तीसरा आक्रमण है तार्गी, चौथा तार्गी। मंगोल नेता है। मंगोल सेनापति तार्गी का आक्रमण 1303 ईस्वी में। ये 1,20,000 सौरयों के साथ आक्रमण किया था। 1,20,000। मंगोलों के लिए घोड़े ही सब कुछ थे। मंगोलों के यदि प्यास लग जाती थी
तो घोड़े का अगले पैर का नस काट के पी लेते थे खून। यही कहानी को मंगोल जिधर से गुजरते थे तो आधी बस्ती खत्म हो जाती थी महामारी से। जिधर से गुजरते थे नहाते वहाते थे नहीं, इतनी बदबू करते थे कि महामारी फैल जाती थी। ठंडे प्रदेश से थे, ठीक है ना? आप कहने का मतलब कि हरदम लूटपाट में व्यस्त रहते थे, टाइम भी नहीं मिलता था। इतना कपड़ा पहनते थे कि कौन कपड़ा निकाले। मंगोलों के साथ एक खासियत है, शिकार करते थे किसी पशु का तो पशु का चमड़ा ही पहन लेते थे। ये सब चीजें थी उन सबों के साथ। इसके नाते कहा गया कि जिस रास्ते से गुजर जाते थे, अब अगर जो घनी बस्ती है तो वहां कुछ लोग मर जाते थे महामारी में। अब बताओ जो सेना युद्ध करी इन सब के सामने, नाक तो उनके पास भी है, हा? रोड से गुजरो, कोई पशु मरा हो, सांस रोक के कूदे चलोगे, और जब सांस ही रोक के युद्ध करोगे तो तुमको हारना तो है ही। वो तो अभ्यस्त है, वो तो स्वयं बदबू कर रहा है, उसको क्या मतलब? मान लो तुम इमेजिन करो कि एक पहलवान है जिसका पसीना बहुत बदबू करता है, कुछ लोगों को बदबू करता भी है, और उससे लड़ने के लिए उतर गए। तो सांस का मतलब कि ऑक्सीजन जो फैट को जलाता है, आप फैट जब जलता है तो आपको एनर्जी मिलती है। तो जब सांस ही रोक के युद्ध करोगे तो क्यों नहीं यार? तो मंगोलों की युद्ध नहीं तुम्हें किया भी था। तो दूर से मारने का प्रयास करेंगे तो इतना कपड़ा पहने रहते, समझ दीजिए नहीं जैसे कि वो जानवरों का चमड़ा पहन लेते। नहीं, गैंडा के खाल से बनाया जाता है ढाल, एक कवच पहनते थे। ये भी जो मोटे चमड़ी का ही था, और जो राजा पहनता था मेन सेनापति, वो लोहे का होता था। क्योंकि जैसे कि राणा प्रताप जो पहनते थे, जिसको जीरा बख्तर कहा जाता है, 208 किलो, 2 कुंटल का था। तो बताओ 2 कुंटल का कोई पहन के उसके बाद से तलवार चलाए, भाला चलाए, हालांकि थोड़ा बढ़ा चढ़ा कहा गया, 2 कुंटल बहुत होता है। भारी तलवार से खत्म किसी का नहीं होता, घोड़े से ही और लोहे का वो पाना था, बालों था, कैसे खान पाते? अरे यार वो सीरियल लिखा हुआ सीरियल है। सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? ये सब चीजें सीरियल जो बनाए जाते हैं जो दरबारी इतिहासकारों के लिखने हैं, ठीक है, निसंदेह उस समय के अनुसार जो है विकराल शरीर उनकी थी और कंटिन्यू बचपन से ही युद्ध की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो फुर्तीले भी थे, बहुत बड़ी शरीर होने के बाद फुर्तीले भी थे। लेकिन उतना नहीं था कि जैसे कि उनके भाले का नोक जो लोग बताते हैं म्यूजियम में रखा है 40 किलो का, तो भाले का नोक 40 किलो का, तो उसके डंडे भी 40 किलो के होंगे, तभी तो बैलेंस बनेगा। ये यहाँ पे फेंक रहे थे, क्यों नहीं दूर जा रहा? क्योंकि सब डंडे हल्का था। हाँ, 80 किलो का भाला हाथ में लेके फेंकते थे वो, 40 किलो का तलवार, और वो भी तलवार डबल लेके चलते थे। हमको तो तरस आती है उस चेतक पे। एक तो 8 फीट के स्वयं, इतनी लंबी चौड़ी शरीर, और उसके बाद से 2 कुंटल का पहन लेंगे वो जीरा बख्तर लोहे का, दो तलवार रखेंगे, 80 किलो का भाला, 2 तलवार उनके म्यान में होते थे, और फिर घोड़े के पीठ पे भी 2-4 ठो रखते थे। और चेतक कैसा था कि लेट इनको जो है, अब इसका मतलब कम से कम इनका मुकुट भी 20 किलो से कम का नहीं होगा। तो चेतक हमको लगता है महाराणा प्रताप तो महान थे, चेतक उनसे कम महान नहीं था। चलिए, तार्किक का आक्रमण, इसको भी जमा था ही।
1,20,000 सेना के साथ आया था। अश्वारोही घुड़सवार सेना थे जिनकी संख्या थी 1,20,000। इस समय अलाउद्दीन चित्तौड़ अभियान से वापस आया था। चित्तौड़ अभियान में दुखी हो गया था। पद्मावती जिनसे प्रेम करता था, जिसके लिए युद्ध किया, वो जवाब कर ली थी, है कि नहीं? तो दुखी था। तो इसलिए ये लड़ा नहीं, बल्कि सीरी किले में शरण ले लिया। सीरी दुर्ग में शरण लिया और मंगोल इस दुर्ग को घेर लिए चारों ओर से। फिर भी युद्ध करने के मूड में नहीं था, लेकिन 2 महीने बाद मंगोल वापस चले गए। मंगोल चले गए कहाँ? वापस। इसी पे बर्नी कहता है कि यदि मंगोल 1 महीना और रुक गए होते तो दिल्ली उनके हाथ में होती। क्यों? क्योंकि सुल्तान इतना दुखी था। सुल्तान इतना दुखी था कि लड़ने के मूड में नहीं था। मंगोल चारों तरफ से घेर के बैठे हैं, लेकिन सुल्तान आक्रमण नहीं कर रहा है, क्योंकि पद्मावती मर गई थी। चलिए अगला आक्रमण 5वां। 3 सेनापति मिलकर आक्रमण किए। 5वां आक्रमण 3 सेनापति आपस में मिलकर आक्रमण किए। हो गया है। 5वां आक्रमण 3 सेनापति। तार्की फिर आया इन सब के साथ। इसके पहले तो अकेले आक्रमण किया था। तार्की, अली बेग और तरताक। अली बेग, इन तीनों का नेतृत्व अली बेग कर रहा है, और अली बेग चंगेज खान का वंशज था। अली बेग क्या था? चंगेज खान का वंशज। इल्तुतमिश के पढ़े नहीं हो? जब चंगेज खान का आक्रमण हुआ ख्वारिज्म के शाह के यहाँ, तो ख्वारिज्म के शाह का बेटा मांगबरनी भाग के आया दिल्ली की सीमा पे, और इल्तुतमिश से सहायता मांगा था। इल्तुतमिश सहायता न देकर उसके दूध को मरवा दिया। इसलिए चंगेज खान भारत में आक्रमण न करके वापस चला गया। हाँ? भारत के मुख्य भूमि पर नहीं पहुंच पाया था, लेकिन उत्तर पश्चिमी सीमा जो पंजाब है, सिंध है, इसको जीत लिया था। पंजाब के शासक थे पुरु, जो उससे पराजित हुए थे। जो मेन जहाँ पे डायनेस्टी थी वो अवध, मगध। तो मगध में धनानंद का शासन था और नंदवंश सभी शक्तिशाली था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर इसलिए वापस चला गया कि नंदवंश से भयभीत था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसकी सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर रही, क्योंकि लगातार वो लड़ा था, कंटिन्यू अभियान में ही था। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पुरु से लड़ने के बाद उसको घातक तीर लग गई थी, जिसो बीमार। ये उतना युद्ध नहीं है जितना कि ये चंगेज खान था। चंगेज खान को खुदा का कहर कहा जाता है। खुदा का कहर।
और चंगेज का लड़ना कब शुरू किया था? 40 साल की उम्र में। 40 साल के पहले वो जो है पुत्र का सामान्य आदमी था, अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था, उसकी पत्नी को भी कोई चुरा ले गया, तो पत्नी के वियोग में योद्धा बन गया। ऐसा योद्धा बना कि एक पत्नी उसकी गायब हुई। कहा जाता है कि दुनिया की 10% आबादी को चंगेज खान की। जिस देश में गया वहां पे अधिक से अधिक विवाह किया, पत्नी बनाया, बच्चे पैदा किए। 10% पूरी दुनिया की आबादी चंगेज खान में चंगेज खान का रक्त बहता है। हो सकता है हम लोगों से भी किसी लोग के शरीर में बह रहा हो, कौन जानता है। मंगोलों का एक ही उद्देश्य था, एकदम बर्बर था ना, लूटना, और लूटने में जो औरत लूटो संपत्ति लूटो, तो ही चीज था। अब औरतों को बताओ कि औरतें बचती होंगी उन मंगोलों के बदबू से। जब रास्ते से गुजरते थे तो महामारी आ जाती थी, और जब किसी औरत को लूट के लेके जाते थे तो वो भी तो मर जाती होगी लूटने में। इसका नेतृत्व कर रहा था अली बेग। ये 3 सेनापतियों की सेना एक साथ आई और जिसका नेता था अली बेग। अली बेग चंगेज खान का वंशज था। विफल किया गया। तारगी रास्ते में ही मर गया, अभियान के दौरान ही मर गया, और ये दोनों बंदी बना के लाए गए। तरताक प्लस अली बेग दोनों बंदी बना लिए गए। जफर खान बना ला। हाँ? जफर खान नहीं, जफर खान इस समय मारा जा चुका है। जफर खान इन्हीं सब के विद्रोह को, इन्हीं सब के आक्रमण का डिफेंड करने गया था। अलाउद्दीन खिलजी को शंका था कि जफर खान की शक्तियां जिस तरह से बढ़ रही हैं, हो सकता है कि साम्राज्य के लिए खतरा हो जाए। तो अंग्रेज जब पीछे हटने लगे तो जफर खान उनके ऊपर तेज हमला किया। मंगोल पीछे हट के चारों तरफ से इसको घेर लिए, इसकी सेना को। और अलाउद्दीन खिलजी उस समय वहां था, और ये कहा जाता है कि उचित समय पे सैन्य सहायता न भेजने के कारण जफर का वहां मारा गया इसी आक्रमण। लेकिन फिर बाद में इन दोनों को बंदी बनाया गया और इनको ला करके सीरी दुर्ग में, सीरी दुर्ग की दीवारों में जिंदा चिनवा दिया गया। अली बेग तरताक को सीरी दुर्ग है दिल्ली में, उसकी दीवार में जिंदा खड़ा करके चिनवा दिया। नहीं, ये सब काम करते थे। ये सब सजा के रूप में जो है बहुत बड़ी बात नहीं थी, आम बात थी। किला के दीवार में, इसी तरह किला वाला रात में रुकोगे ना तो तुमको ऐसा ऐसा आवाज सुनाई देगा। किला ऐसे है थोड़ा ना, किला में जो नौटंकी करते थे, किला की दीवार में लोग खड़ा करके चिनवा देंगे। औरंगजेब चिनवा दिया था इनके गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को किला की दीवार में। चलिए, मंगोलों का अंतिम आक्रमण। इसमें भी 3 सेनापति आए 1306, बकबक, इकबाल चंद और ताइबू। 1306 3 सेनापति, बकबक, इकबाल चंद, ताइबू। तारगी अच्छा सन 5 में हुआ था, 1305 में। ये हो रहा है 1306 में। बकबक, इकबाल चंद एवं ताइबू 3 सेनापति मिलके इसको जो है किए, और इसको गाजी मलिक और मलिक काफूर
दो सेनापति थे इधर के, मलिक काफूर और दूसरा था गाजी मलिक। ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर और गाजी मलिक, ये दोनों मिलकर डिफेंड किए और ये सफल रहे। मंगोल पराजित। मंगोल पराजित हो गए। इसके बाद से मंगोल आक्रमण नहीं किए 1306 के बाद। हाँ तो नाम होगा कोई किसी उसमें किसी काल में आया होगा। हाँ बकबक बलबन के काल में इसको कोड़ा लगवाया था बलबन, अवध का इक़्तिदार था। तो यहाँ का था, वो मंगोल नहीं है, ये मंगोल नेता है बकबक। तो नाम तो चेंज हो मिलता है जगह। बताओ प्रधानमंत्री जी का नाम नरेंद्र मोदी है, अब देखो कितने लोगों का नाम नरेंद्र है, ये नाम है। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, विजय अभियान। अगला टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान। खिलजी का विजय अभियान। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस मंगोल के किस आक्रमण में जबर खां मारा गया? हाँ पांचवा नहीं, चौथा, जिसमें 3 सेनापति आ रहे हैं दिल्ली को जीतने के लिए। पांचवा है तो उसे मारा गया। नहीं उसके पहले भी 3 सेनापति आए। हाँ तो 5वें मारा गया था जफर खान। चलिए अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, विजय अभियान, इसको 2 भाग में बांट के देखेंगे। पहला उत्तर भारत और दूसरा जो है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का मतलब क्या? विंध्य की पहाड़ी, जो विंध्य की पहाड़ियां हैं उसके दक्षिण के हिस्सा को कहते हैं दक्षिण भारत, और विंध्य की पहाड़ियों के उत्तर वाले हिस्सा क्या कहते हैं? उत्तर भारत। तो उत्तर भारत का जो अभियान है इसको एक क्रम पूछता है तो ऐसे याद रखो, गो र ची मा और जा, इतना उत्तर भारत को अभियान किया। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और जालौर, और इन सब को जीता, विजय किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। और इसके पहले प्राचीन काल में इस नीति का अनुसरण कौन शासक किया था? समुद्रगुप्त। ग्रहणा विमोक्षा नुकरा दक्षिण में, अप्रसभूत होकरण की नीति कहाँ अपनाया था? उत्तर भारत। सेम उसी के नक्शे कदम पे चल रहा है अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर भारत की शक्तियों को जीता और जीतने के बाद अपने साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिण भारत में वह ग्रहणा विमोक्षा नुकरा की नीति का अनुसरण किया था समुद्रगुप्त। यह भी वही नीति अपनाया कि विजय किया और वार्षिक कर के बदले उन शासकों को शासन करने दिया।
और यही काम समुद्रगुप्त ने किया था गहरा विमोक्षानुग्रह कि हमको नजराना देते रहो साथ में और शासन करो, इसीलिए सफल रहा है। अब दक्षिण भारत में जिनको जो हराया उनका क्रम है देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, पांड्य, आखिर देवगिरी अभियान किया। देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, पांड्य और फिर देवगिरी। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका लड़का सिंघन देव स्वतंत्र शासक बन गया था, तो इसलिए उसको दोबारा अभियान करना पड़ा। ये इसका विजय अभियान है। दक्षिण भारत में कितनी शक्तियों को हरा रहा है? 5। और इधर किसको हरा रहा है? 5। और इस तरह से उत्तर भारत में शक्तियों को हराने के बाद अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, मिला लिया समुद्रगुप्त की तरह से। दक्षिण भारत में कर के बदले शासन करने की अनुमति दे दी। कर्नाटक तो इतना यही क्रम पूछता है, इसको डिटेल में पढ़ा जाए कि हो गया, आगे चले बाजार व्यवस्था में। डिटेल से अंदर से कभी क्वेश्चन पूछा है। अरे यार तो टाइम का अभाव है। कै बज रहा है? 12:30 हो गया, कैसे खत्म हो गया। चलो अभियान पढ़ लो, उसके बाद से भी एक पीरियड अलाउद्दीन खिलजी में लगेगा। उसकी आर्थिक और सैनिक सुधार से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसको क्रम से एक बार देखो, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला जो है गुजरात, 1298। उत्तर भारत का पहला अभियान करता है गुजरात, 1298 ईस्वी में। यहाँ के शासक हैं कर्णदेव, राजा कर्ण यहाँ के शासक हैं। अभियान करने वाले जो सेनापति हैं अलाउद्दीन खिलजी के, उन सेनापतियों में नाम है उलूग खां और नसरत खां जलेसरी। उलूग खां और दूसरा है नसरत खां जलेसरी। कर्णदेव पराजित हुए। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। कर्णदेव पराजित हुए और पराजित होने के बाद अपनी बेटी देवल देवी के साथ भाग गए। राजधानी छोड़कर भाग गए। अपनी बेटी को लेकर भागे, कम से कम ये तो बच जाए। उनकी पत्नी कमला देवी पकड़ी गई। यही कमला देवी है जिनसे 3 सुल्तान शादी किए थे। एक तो कर्णदेव, आगे चल के शादी करेगा, ये क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद शादी करेगा खुसरो खां। उनसे लगातार शादी होती रही। अपनी बेटी देवल देवी को बचा के लेकर भाग गए और कर्णदेव की पत्नी कमला देवी पकड़ी गई और इनसे सुल्तान विवाह कर लिया।
शादी किया और मलिकाए जहां की उपाधि दी। कहा क्या संधि नहीं है, कह रहा था पर्दा प्रथा सब सही है। अरे जिस समय के लिए वही कह रहे हैं ना, इतिहास में जो जिस समय हुआ उस समय के लिए वही उचित था। अब ऐसी कंडीशन में औरतों को आदमी ढक के नहीं रखेगा तो क्या करेगा बताओ। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ये सब काहे अपनाए गए? क्योंकि भारत में इतने अधिक आक्रमण हुए, आक्रांताओं के लिए सोना के साथ लूट के लिए औरत चाहिए, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ तो आते नहीं थे, परिवार लेके कहाँ आते थे। लूटेंगे सब कुछ लूट लेंगे। चलिए अगला। समय काल के हिसाब से पहनावा खान पान सब कुछ सही है, उसको हम अभी नहीं लागू कर सकते, लेकिन अब का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, जो लोगों का स्टेटस है, उससे भी तो हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या पहने, किस तरह से रहें। उसका भी देखो सुटेबल हम यही तो सबसे बड़ी बात है कि अपने चीजों को सोफिस्टिकेट हम नहीं कर पा रहे हैं, सीधे किसी दूसरे को ओढ़ रहे हैं। आखिर ये बताओ, जो ठंडे देश हैं वहां का पहनावा देखो, पुरुष पूरे कपड़े से लदा रहेगा, महिलाएं कम से कम कपड़ा पहनेंगी। पश्चिमी दुनिया में देखो, ये वहाँ का कल्चर है। इस कल्चर का विकास क्यों हुआ? क्योंकि इंसान को जो अच्छी चीज़ें सबको अच्छी नहीं लगती। नहीं नेगेटिव सेंस की बात नहीं कर रहा। ऐसे परिधान का विकास वहाँ पे इसलिए हुआ कि कोल्ड कंट्री, जैसे कि जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है फर्टिलाइजेशन की। पुरुषों को उद्योग करने के लिए हाँ, और यही बात है। मैं कह रहा हूँ ना, खान पान भोजन सेक्स सब कुछ जो है भूगोल डिसाइड करता है, हम आप नहीं करते हैं। इसको बंद कर। और इनको ले गए, सुल्तान से शादी किया और मलिकाए जहां की उपाधि दी। और यही क्वेश्चन पूछा है कि यहीं से नसरत जलेसरी मलिक काफूर को खरीदा। मलिक काफूर एक कॉमन मैन था, योग्य था लेकिन कॉमन मैन था, हिजड़ा था। इसको ये नसरत जलेसरी खरीदा यहीं से, कहाँ से? गुजरात से। कितने में? 1000 दिनार में। यही पूछा है कि मलिक काफूर को नसरत जलेसरी कहाँ से लाया था? तो गुजरात अभियान से लाया था। 1000 दिनार, और दिनार का मतलब कि स्वर्ण मुद्रा। 1000 सोने की मुद्रा में मलिक काफूर नामक हिजड़े को खरीदा नसरत जलेसरी, और ले जाके दिया किसको? सुल्तान को। और यही मलिक काफूर है जो पूरे दक्षिण अभियान को जीत के सुल्तान ने कदम रख दिया। जितने दक्षिण अभियान हुए सबका सेनापति अकेले कौन था? मलिक काफूर। तो यही क्वेश्चन पूछा गया इस अभियान से कि मलिक काफूर को कहाँ से खरीदा गया? तो गुजरात अभियान से। कितने में? इसीलिए इसका एक नाम था 1000 दिनारी। इसीलिए मलिक काफूर का एक नाम है 1000 दिनारी, इसको कहा जाता है। लोहे की सलाखों को तोड़ देता था, ऐसा था। लोहे की सलाखों को तोड़ देता था, ऐसा भी। अब तोड़ ही देता होगा। हम तो कहीं नहीं पढ़े हैं, लेकिन तोड़ता होगा, दरअसल इतना योग्यता है। चलिए अगला, रणथंभौर। रणथंभौर अभियान। (1301) रणथंभौर अभियान।
यहाँ के शासक थे हमीर देव, यही है हाथी हमीर, जिनका जो है अक्सर देखते हो जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं लोग, और हाथी हमीर का जो जिक्र होता है, यही हाथी हमीर कभी झुकना नहीं सीखा था। ये पृथ्वीराज चौहान का वंशज था। शासक है हमीर देव और पृथ्वीराज चौहान। का वंशज था। आक्रमण हुआ, ये युद्ध में मारे गए। और इनकी पत्नी रंगा देवी और पुत्री पद्मला देवी दोनों ने जौहर कर लिया। ये फारसी भाषा में लिखे गए साहित्य का पहला जौहर है। फारसी भाषा में लिखे गए साहित्य में पहला जौहर है। इसका जिक्र मिलता है अमीर खुसरो की पुस्तक तारीख ए अलाई में। अमीर खुसरो की एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीख ए अलाई, और इसमें इस जौहर का उल्लेख हुआ है। इस क्वेश्चन को समझ लो, जिस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि फारसी भाषा में लिखे गए साहित्यों में प्रथम जौहर का साक्ष्य कौन सा है, तो रणथंभौर अभियान के समय हमीर देव की पत्नी और बेटी द्वारा किया गया अभियान, और राजस्थान में किया जाने वाला यह पहला साका था। रंगा देवी और पद्मला देवी। तारीखे अलाई अलाई तारीखे अलाई ठीक। और ये राजस्थान में राजपूतों द्वारा किया जाने वाला पहला साका था। राजस्थान में किया जाने वाला राजपूतों द्वारा ये प्रथम साका था। अब साका क्या होता है? आर या पार, या तो हम जीत के लौटेंगे नहीं तो मेरी लाश आएगी। अब हम नहीं आएंगे। ऐसी कंडीशन में ही औरतें जौहर करती थी। पुरुष केसरिया रंग का फेटा बांधता था, और कफन बांध लेता था सर में, और वो कसम खा के जाता था कि जीतेंगे तभी आएंगे, नहीं तो लड़ते लड़ते मर जाएंगे, युद्ध भूमि में जिंदा नहीं रहेंगे। तो जब वो ये कसम खा लिया तो महिलाएं ये कहती थी कि जब पुरुष चला गया, जब वो मर ही जाएगा, तो इससे बढ़िया है कि उनसे उनके हाथ का निशान ले लिया जाए, और देखा जाएगा महल पर खड़ा होकर कि अगर जो हमारे पुरुष जीतने की कंडीशन में तब तक तो हम लोग रहेंगे, और जब लगेगा कि हमारे पुरुष मर रहे हैं तो फिर हम लोग आके चिता में आग धधकती रहेगी, कूद जाएंगे। जैसे रानी पद्मावती 1600 महिलाओं के साथ चिता में कूदी थी। उसमें भी साका ही हुआ था। आर्य पार की लड़ाई ये राजपूत ही करते थे। पूरी दुनिया में 3 जातियों का उल्लेख किया जाता है। एक जापान की जाति है सोमोराई। सोमोराई की ये विशेषता है कि वो भी सैनिक वर्ग है, और सोमोराई अगर जो आक्रमण किए अपने साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में घुस गए, और जब लगा कि उधर से रिटेलिएशन बहुत तेज है, विरोध बहुत तेज है, तो पीछे एक कदम नहीं हटाएंगे। वो वहीं पर अपना पेट चीर के वहीं पर मर जाएंगे। उनके कहने का मतलब कि जो हम जीत लिए खत्म। भारत में राजपूत इनका एक साका, और साका उत्सव के साथ मनाते, तनिक भी भय नहीं।
आखिर हम जा रहे हैं, एक ही शाखा अपनाया तब जाता था। जब ये क्लियर हो जाता था कि हम मरेंगे ही मरेंगे, संख्या कम हो जाती थी लड़ाई में और शत्रु मजबूत है, ऐसे कंडीशन में मरने के लिए शाखा करते थे। तो ये क्लियर था कि महिलाओं को जबर करना ही है, क्योंकि पुरुष जा रहे हैं तो कभी चमत्कार हुआ ही नहीं। जितनी बार राजपूत शाखा किए उतनी बार कभी जीते नहीं, चमत्कार कहाँ कभी नहीं हुआ। इनके उदय सिंह के शासन काल में शाखा इनके जो है वो अमीर किए थे, इनके सरदार शाखा किए अकबर के खिलाफ, लेकिन उसमें जो है राणा प्रताप को नींद की गोली खिला के उनको जो बाहर निकाल दिया गया। अफगान शासक शेषासुरी के साथ नहीं, मुगलों के स्टार्टिंग पीरियड में तो इनसे झड़प हुआ ही था। बाद में जो मेन लड़ाई हुई वो राणा प्रताप के साथ हुई, और जो वो शाखा जो किए थे चित्तौड़ में शाखा किए नहीं, बहादुर शाह वाला दूसरी कहानी। चलिए अगला है चित्तौड़ 1303। 1303 चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़ के शासक उस समय थे राजा रतन सिंह। ऐसा कहा जाता है कि यह अभियान अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के लिए किया था। राजा रतन सिंह और इनकी एक रूपमती पत्नी थी जिसका नाम था रानी पद्मावती। इसी के रूप में आकर्षित होकर आक्रमण किया। रतन सिंह मारे गए। ये भी इस अभियान में भी शाखा हुआ था, राजपूतों द्वारा इसमें शाखा किया गया था। रानी 1600 महिलाओं के साथ सती हो गई। जौहर कर लिया था, तो जौहर के बाद में सती होना है। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया। क्वेश्चन पूछा गया है, अलाउद्दीन चित्तौड़ जब जीत लिया तो चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया? खिजराबाद। और अपने बड़े बेटे खिजर खान को यहाँ का शासक नियुक्त किया। ये पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी खिजराबाद किस शहर का नाम रखा था? तो चित्तौड़ को जीतने के बाद इसका नाम रखा खिजराबाद, और अपने बड़े बेटे खिजर खान को यहाँ का शासक नियुक्त किया। अगला है मालवा 1305। अगला अभियान है इसका मालवा अभियान। नहीं हुआ तो बताओ, ये तो अपने हाथ मारकर अखबार में गया, मिट गया तो मिट गया। ईश्वर सब सेव है। तीसरी अफ्रीका की कोई जनजाति है, यही बहुत लड़ाकू होते हैं।
पूरी दुनिया में 3 जनजातियों का नाम है। कौन? नहीं, ये 3 जो है ना युद्ध के स्तर पर, वो जनजाति नहीं, वो गणित दिमाग से लड़ते थे उस समय। इनका ये मानना है ना कि हम युद्ध कर रहे थे, जैसे राजपूतों की विशेषता थी, युद्ध भूमि में भी इनको डर नहीं लगता था। उस समय के इतिहासकार जो युद्ध के समय मौजूद थे वो कहते थे कि राजपूत युद्ध ऐसे करते थे जैसे अपने बीवी के सेज पे लेटे, मतलब एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मर भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसको देख लो महाभारत में। महाभारत में जब तक किसी योद्धा को 2-4 उत्तीर्ण नहीं रहेगा तब तक तो उसको गुस्से नहीं आएगा। सर यही प्रावधान, मतलब जितना ही रक्त बहेगा छुटेगा, उत्साह उतना ही बढ़ेगा। हाँ वो तो है ही, वो तो किसी युद्ध में होता है। किसी भी सिपाही में, जैसे मान लो इस समय भी युद्ध होता है, तो बीच का एक सिपाही 2 सिपाही मर गया, सामने वाले की गोली चलाया लग गया, गिर गया, तो अन्य सिपाहियों का खून खौल उठेगा। क्लाजविट जो युद्ध का एनालिसिस करता है, उसकी पुस्तक का नाम है आनवार। तो क्लाजविट कहता है जब तक युद्ध में हिंसा नहीं होती है तब तक युद्ध में उत्साह बढ़ता ही नहीं। युद्ध क्या हिंसा आग में घी का काम करता है। 40 की संख्या में सैनिक हैं, उसमें से पता चले 20 को मार दिए गए, तो 20 ये भी हो सकता है कि वो भाग जाए, यह भी हो सकता है 20 जो है कफन बांध के, अब ये मान के चल के 20 मर गए तो हम भी जो है लड़ते हुए मर जाएंगे। तो हिंसा के बाद प्रतिहिंसा, अर्थात हिंसा के बाद जो रिटेलिएशन होता है युद्ध में, वह उससे अधिक होता है। आखिर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, दोनों देश खुल के क्यों नहीं आ पा रहे थे सामने। भारत भी जानता था कि यदि उसके मार्मिक प्लेस पे हम हमला कर देंगे, मार्मिक प्लेस क्या है, जिसके लिए युद्ध अनिवार्य हो जाएगा, जैसे कि वहां का कानून बनाने वाली संस्था जो संसद है, भारत तो चाहता कोई मिसाइल गिरा देता। ऐसी कंडीशन में युद्ध अनिवार्य हो जाता, युद्ध करता, और वो मतलब किसी भी कंडीशन में युद्ध हो जाता है। तब ऐसी कंडीशन क्या है, वो भी हद गोरी और गजनी जैसी मिसाइल रखा है, अब परमाणु बम से संपन्न है। तो हो सकता है कि भारत सामान्य बम से उसके संसद पर गिराता, वो परमाणु बम ही गिरा देता, क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न है। और धमकी का बहुत बड़ा महत्व होता है, एक टेरर बनाना नहीं होता है, जिससे गांव में ये लोग बनाते हैं कि हमारे पास रिवॉल्वर है या कोई हमारे यहाँ कुछ भी करेगा तो हम गोली मार देंगे। एक आदमी रिवॉल्वर रखा है तो वो कहता है नहीं यार रिवॉल्वर अपनी सुरक्षा के लिए रखें, तो दोनों रिवॉल्वर के शक्ति में अंतर हो गया। भले दोनों में 6-6 गोली आएगी, लेकिन जो उसके अंदर का जो एक भय है, जो ये कहता है कि हम बात में कुछ भी होता है गोली मार देंगे, या तो कुत्ते को बिल्ली को गोली मार दे, तो आमने सामने वाले कहेंगे बगल वाला भले रिवॉल्वर रखा है, वो कहेंगे यार कुत्ते बिल्ली को गोली मार देता है, इनका रिवॉल्वर शांत बैठा है, तो उसका रिवॉल्वर इनके रिवॉल्वर पर हावी हो जाएगा। भारत जब परमाणु बम बनाने के बाद परमाणु बम का संविधान बनाया, जो डॉक्ट्रिन लिखा, तो उसमें लिखा कि हमारा कभी भी प्रथम प्रहार परमाणु बम नहीं होगा। लिखा है, पहला ही क्लास है कि भारत का प्रथम प्रहार युद्ध में परमाणु बम का नहीं होगा, और कभी भी युद्ध में हम परमाणु प्रहार करेंगे तो न्यूनतम करेंगे। अब पाकिस्तान क्या लिखा है कि मेरा प्रथम प्रहार ही परमाणु बम हो सकता है। दूसरी बात, किसके हाथ में रिवॉल्वर, एक रिवॉल्वर दे दो जो है बाबा रामदेव के हाथ में, एक रिवॉल्वर दे दो किसी पागल के हाथ में। रामदेव वाला रिवॉल्वर भय पैदा करेगा कि पागल वाला रिवॉल्वर पैदा करेगा? तो हथियार किस हाथ में है उस पर ये बहुत महत्व रखता है। देख लो वेब सीरीज में ये जो कालीन भैया वाला मिर्जापुर, कालीन भैया के एक ही काम, बस चारों तरफ गोली मारना, तो उनके हाथ में रिवॉल्वर हो और किसान के हाथ में रिवॉल्वर हो,
तो संत के हाथ का रिवॉल्वर का मतलब मान लो ढेला है, पत्थर का टुकड़ा। अब पागल तो दबाना शुरू कर देगा, तो कालीन भैया पागल है तो है। पूरी दुनिया में परमाणु बम से उतना भय भारत वाले बम से नहीं है, पाकिस्तान वाले बम से है। आप पाकिस्तान उसका नाम जानते हो क्या रखा? इस्लामिक बम। इसी नाम पे तो चंदा लेके बम बना है, पूरे अरेबियन कंट्री से चंदा लिया है। अयूब खान की सरकार थी जब अपने यहाँ परमाणु विस्फोट हो गया इंदिरा जी के जमाने में 1974 में, तो अयूब खान भीख मांगे पूरे विदेशों में घूम घूम के, अब पूरे इस्लामिक कंट्रियों में कि हम जो बम बना रहे हैं वो सब देशों के लिए है, जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं सबके लिए हमारा बम है, इसलिए उसका नाम रखा गया इस्लामिक बम। और वहाँ पाकिस्तान में नारा दिया गया था कि हम घास की रोटी खाएंगे, परमाणु बम बनाएंगे। और वहाँ पे उस समय इंडिया टुडे में तस्वीर आती थी तो वहाँ की जनता भूखमरी की शिकायत थी, कूड़े में रोटी खोजती थी, लेकिन सरकार बना रही थी क्या? परमाणु बम, क्योंकि भारत बना दिया था। सेम लड़ाई भारत पाकिस्तान में दो भाइयों वाली है। गांव में देख लो, जब दो भाई में बंटवारा होता है तो नेस्तनाबूद हो जाएंगे सब लोग। उसको समझना चाहिए भारत के सामने वो क्या है, किसी भी सेक्टर में टिकने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान आज परेशान है तो मात्र भारत से दुश्मनी लेके परेशान है। भारत से दुश्मनी न लेके भाईचारा का निर्वहन करता तो उसको अमेरिका और चीन के पाले में जाने की जरूरत नहीं, इतना छोटा सा देश है, वो सारी चीज तो भारत से उसकी आपूर्ति हो जाती है। और भारत से उपजाऊ जमीन और सारी चीजें भारत से अच्छा था शुरुआत। यह भारत का सबसे फर्टिल एरिया पाकिस्तान लिया था, नदियों का देश, नहरों का देश उसको कहा जाता है। सबसे अधिक नहर सिंचाई का जो विकास हुआ था पूरी दुनिया में, सबसे अधिक पाकिस्तान वाले एरिया में हुआ था। दुनिया में जब देखोगे नहीं उपनाम दिया देता है तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। आज भी चीनी हम पाकिस्तान से ही मंगाते हैं, आज भी मंगाते हैं, लेकिन बस भारत से दुश्मनी लेकर बर्बाद हो गए, फायदा होगा नहीं कुछ नहीं। अगर जो भारत के साथ दुश्मनी न करे तो बांग्लादेश अपने आप भारत से मिल जाएगा। भारत को बांग्लादेश दुश्मन नहीं मानेगा। वहां तो दो सरकारें हैं, एक शेख हसीना की सरकार, एक खालिदा जिया की सरकार। अब शेख हसीना की सरकार भारत की पिछलक्कू है, क्योंकि भारत उन्हीं के पिताजी, शेख हसीना के पिताजी थे मुजीबुर रहमान। अब मुजीबुर रहमान जब फुल मेजॉरिटी की सरकार बना के गए पश्चिम पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए, तो सब बंदी बना लिए, पूरे जितने जीत के गए थे बंगाली ने सबको बंदी बना लिए। ऐसी कंडीशन में मुक्ति आंदोलन चला वहां पे। इंदिरा जी मुक्ति आंदोलन के तहत जो है दो फाड़ कर दी, बांग्लादेश एक नया देश बन गया। तो जब वो जेल से आया सरकार बनी तो उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी जो मेरे ऊपर एहसान किए हैं, मेरे शरीर के चमड़े को उतार के जूती बनाकर इंदिरा जी को पहना दिया जाए, तभी मैं वो एहसान को उतार नहीं पाऊंगा। उनकी बेटी है शेख हसीना, शेख हसीना भारत के साथ रहती है। वहीं पर जब दूसरी सरकार आती है खालिदा जिया वाली, तो भारत की दुश्मन वो पाकिस्तान के मुख्य में चली जाती है। अब पाकिस्तान भारत का पैदाइशी दुश्मन, जब पैदा हुआ तभी दुश्मनी। चलिए मालवा आ गया 1305। लेकिन भारत के परमाणु डॉक्ट्रिन में इतना सवाल, सबसे शांत प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और उन्होंने डॉक्ट्रिन को जो दोबारा सुधरवाया, ये लिखे कि मेरा प्रथम प्रहार परमाणु बम नहीं होगा और हमारा अधिकतम प्रहार भी नहीं होगा, हमारा न्यूनतम प्रहार होगा, लेकिन मेरा न्यूनतम परिभाषित नहीं है। न्यूनतम परिभाषित नहीं है कि 100 ग्राम की एक कुंटल की 2 कुंटल। हाँ, इतना जरूर है कि लोगों के अधिकतम, अन्य के अधिकतम पे हमारा न्यूनतम भारी होगा। ये सब जो आया था मनमोहन सिंह। पाकिस्तान अगर पूरा परमाणु बम झोंक दे तभी हमारा न्यूनतम प्रहार ही उसके लिए काफी है।
यही बात वाजपेयी जी के समय में वो वहाँ से सूचना आया, वो कौन है अमेरिका से, क्लिंटन हाँ क्लिंटन गए थे, तो वाजपेयी जी कहे ठीक हम तो सो रहे हैं, कल अगर जो ऐसा करता है पाकिस्तान तो कल का सुबह का सूरज नहीं देखेगा। क्लिंटन के यहाँ से, मतलब क्लिंटन नहीं कहे तो वहाँ की एजेंसियां सूचना दी कि आज परमाणु बम से पाकिस्तान परमाणु बम से हमला कर देगा भारत पे। तो वाजपेयी जी उसका जवाब दिए थे कि यदि ऐसा कर दिया तो हम तो बचे रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान सुबह का सूर्य नहीं देखेगा, ऐसा प्रहार करूंगा। ये सब प्रधानमंत्री थे जो बोल देते तो बोल देते, और सबसे आक्रामक प्रधानमंत्री तो हमको लगते हैं जो 4.5 फीट के थे, शास्त्री जी। 3.5% रक्षा बजट को अचानक बढ़ा कर दिए, 1.5% नेहरू लेके चल रहे थे। नेहरू को लग रहा था कि हमारे ही जैसे सब लोग, ये नहीं जानते थे कि माओ से तुंग का देश है जी, इतनी पूरी तरीके से हारे। चलिए मालवा 1305, यहाँ का शासक था महलक देव, अधीनता स्वीकार कर लिया, अधीनता स्वीकार कर लिया। यहाँ से क्वेश्चन अगले से पूछा गया, जालौर अभियान। जालौर 1311, इसका नेतृत्व इसकी एक दासी की थी, अलाउद्दीन खिलजी की एक दासी। वहां के शासक को नीचा दिखाने के लिए इस अभियान का नेता अलाउद्दीन खिलजी अपनी एक दासी को बनाया था। यही पूछा गया है कि किस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की एक दासी सेना का नेतृत्व की थी। ये जालौर अभियान। एक नौकरानी इसकी थी अलाउद्दीन खिलजी की, दासी, इसका नाम था गुलो बिहिस्त। गुलो बिहिस्त यही नेतृत्व की थी। बस यही पूछा है कि किस अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी की दासी की थी, तो जालौर अभियान का। और यहाँ का जो शासक था वह पराजित हुआ। शासक थे कान्हड़ देव, और ये पराजित हो गए। उत्तर भारत अभियान समाप्त। चलो दक्षिण भारत बचा है, बाजार व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था बचेगा। ये बहुत बड़े शासक हैं सब ना, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां। मानते अमीर थे क्या? वो तुगलक को आ रहे थे क्या? कौन? तो निपट जा रहे हैं, लेकिन आता है कि तुगलक को हराए तो गलत है। गलत नहीं, तुगलक के समय में मिला दिया गया था।